उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। आपने अभी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर वो अपनी शिकायत न लिखें। अगर सोशल मीडिया पर न लिखें तो कहां लिखें? क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता या आपके लोग, कि अधिकारी तो सुनते ही नहीं है, तो कैसे उनकी समस्याओं का निदान करेंगे? देखिए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, दिल होता है। और कार्यकर्ता वही होता है जो अपने नेता और जनता के बीच की कड़ी होता है और पार्टी के और नेता की नीतियों को, विचारधारा को जनता तक पहुंचाता और वादा करता है। वो एक गारंटर है, एक तरीके से वो पावर हाउस है कि वो सामाजिक ऊर्जा को, राजनीतिक ऊर्जा का टीचर है। वह उस राजनीतिक सुरक्षा, लाभ और राजनीति से होने वाली जितनी भी घटनाओं से अवगत कराता है और राजनीतिक लाभ, उसको सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि बनाने के लिए कार्यकर्ता जनता को वादा करके वोट डलवाता है। तो निश्चित रूप से वो उसके भावनाओं को आहत करने वाले कुछ अधिकारी हैं। तो मैंने इनको कहा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया उसके लिए है जिसका कोई सिस्टम न हो। तो अगर हमारे पास राजनीतिक सिस्टम है पार्टी का कि भाई ग्राम सभा का हमारा बूथ अध्यक्ष है, तो उसके ऊपर हमारा सेक्टर अध्यक्ष है, उसके ऊपर ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश में है, और फिर डॉक्टर संजय, सीधे हमारा नंबर सबके पास है। हमारे मोबाइल में 84,664 नंबर होंगे और एक में, और 30,000 एक दूसरे मोबाइल में, लगभग 1 लाख तो सीधे हमसे कनेक्ट हैं। तो हमको बता दिया कि अब यह बदल दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय आश्वस्त किया सबको, कि आश्वस्त किया है कि कोई भी अगर प्रमाण के आधार पर अगर हमारे पास शिकायत आती है तो निश्चित रूप से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अभी मैंने उनको कहा कि अब अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, अब नहीं होता, तो मत सोशल मीडिया, अखबार में मत जाओ, हमें लिखो। हम उसको एक समय सीमा के अंदर डीएम एसपी को कहेंगे। अगर उस पर न्याय नहीं देता है तो हम उस चीज़ को उस प्रभारी मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और निश्चित रूप से और उस पर कार्रवाई हो जाएगी और कार्रवाई होगी तो न्याय भी मिलेगा। और ऐसा हो भी रहा है। अब एक घटना आपको बता दूं, गोंडा का है कि गोंडा में एक परिवार था कि उसका आदमी ने किसी शिकायत की थी कि, और उसमें उसकी डूब के पोस्टमार्टम के हिसाब से मौत हो गई। लेकिन घर वालों का कहना कि उसे लोगों ने डूबो के मारा और नंगा तस्वीर मिली। तो नंगा तो कोई आत्महत्या करना नहीं है। तो आज के दिन में तो उन लोगों ने एक ही जिद किया था कि नहीं, हम जब तक आप नहीं आएंगे हम लाश नहीं जलाएंगे। 15 दिन, 1 हफ्ता पहले हमसे मिले। मैं दिल्ली आया, दिल्ली से अयोध्या में ट्रैक्टर ट्राली से घेर लिया। मैंने अधिकारी को निर्देश भी किया कि ऐसा देखो भाई, संतुष्ट करना आपका काम है। अधिकारी ने कहा ऐसा नहीं है, हम नहीं करेंगे वो। तो मैंने कहा जज तो आप होने हैं, आपका काम है जो है पब्लिक जो कहती है, जो आपके एविडेंस मिलते कोर्ट भेज दो। अगर वो खराब था तो आपने एफआईआर क्यों किया? अगर वो अभियुक्त नहीं था तो एफआईआर करना नहीं चाहिए। अगर आपने एफआईआर किया तो संबंधित धाराओं में करो जो उसमें मिलता है, नहीं तो करना नहीं चाहिए था। अगर तो संतुष्ट करना आपका काम है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई 1 हफ्ता। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैं मिला और तुरंत उस पर तत्काल निर्देश जारी किया और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्री पोस्टमार्टम हुआ, उसको संतुष्ट किया। तो इसी तरीके से आपको लगा। आप मंत्री हैं, आप भी बता रहे हैं कि हमें अधिकारियों को बताना पड़ा, कई दिनों तक लाश रखी रही। तो ऐसे तो ब्यूरोक्रेट, और अभी जो चुनाव के बाद जो समीक्षा हुई आपकी भी पार्टी की और बीजेपी की भी, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने की बातें आई हैं। वास्तव में आप यही कारण मान रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम? कई कारण है, लेकिन इसमें भी एक भी प्रमुख कारण रहा है कि ढेर सारे अधिकारी तो अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं करते तो उत्तर प्रदेश आज के दिन में जो वादा किया था हम लोगों ने, वो पूरा कैसे होता। लेकिन कुछ अधिकारियों को जैसे आज ये बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और जिसमें चूंकि 99 काम सही होता है, एक गलत करता तो उसमें 99 के अच्छे वाले दब जाते हैं और खराब वाले बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी भर में है, संगठनों में भी ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, पार्टी हमारी माँ है, लेकिन इलेक्शन आने के बाद कैसा उनका रूप हो जाता है, कैसे भीतरघात करते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके कहता हटाना आवश्यक है। मैं तो बहुत लोगों को हटा दिया अपने पदों से। मतलब बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, निश्चित रूप से उन्हें हटाना चाहिए और जल्दी हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो और नुकसान होगा, क्योंकि वो अपना कुनबा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनका तो नियति वही है। तो ऐसे लोग कुनबा बढ़ाएंगे, जब बाद में हटाएंगे तो ढेर सारे लोगों को लेके जाएंगे तो और नुकसान करेंगे। तुरंत
प्रभावी कदम उठाना चाहिए बीजेपी को कि ऐसे जितने भी चिन्हित लोग हैं जिन्होंने भीतरघात किया भारतीय जनता पार्टी के उस भारत माता की जय किया, पार्टी माँ है, उसके बाद उन्होंने उससे विश्वासघात किया, तो ऐसे लोगों को नहीं, गलत है ना। टिकट लेने और देने तो वो तो नीतियां हैं। शिमला वो टिकट लेने के लिए आया, बीजेपी का नहीं है, तो उसे पद से हटा, ये पद क्यों रहेगा, बीजेपी में क्यों रहेगा, हटाए, वो जाए अपना दूसरी पार्टी में, वहाँ भीतरघात करेगा तो हमें फायदा होगा। तो अगर उसकी आदत भीतरघात की है तो यहाँ से हटाएंगे तो कहीं और जाएगा, और दूसरी पार्टी में जाके वहाँ भीतरघात करेगा तो हमें ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसका खामियाजा 2027 को, अगर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हटाए गए हैं कोई भी लोग, तो क्या लग रहा है कि उपचुनाव का क्या होगा? उपचुनाव कठिन हो जाएगा फिर तो? नहीं, अभी हो रहा, वहाँ उनको ऐसा अवसर नहीं दिया जा रहा उपचुनाव में। उपचुनाव हम लोग जीतेंगे, जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ जीते थे वैसे हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन आगे 2027 की जीत के लिए हम लोगों को बेहतर तालमेल और सब कुछ मिला के आगे करना होगा, और जो जो कमियां हैं उसमें धीरे धीरे दुरुस्त करना होगा। आजकल मुलाकातों के दौर बड़ी चर्चा में है। केशव मौर्य से आपकी मुलाकात हुई, 7 साल हो गए आप सरकार में हैं, कभी इतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन केशव मौर्य जी से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ब्रजेश पाठक से। तो ये मुलाकातों के पीछे कुछ खास बात है? चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से। तो आप एक पार्टी चलाते हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, तो क्या इनका मुलाकातों का कुछ निर्णय निकल रहा है, कुछ बातें निकल रही हैं? पहले भी मिलते थे और आज भी मिलते, आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन विपक्ष को जानते हैं ना, उसके पास भी पार विपक्ष, भी पार विरोध, भी पार बयानबाजी। उसके बाद बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं, सब निराधार है। अरे मिलना, चूंकि देखो एक तो पिछड़ों के नेता है, तब कुछ है तभी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है 2017 से लेकर अब तक। तो पिछड़े कैसे हमारे साथ फिर रहेंगे आगे, उस पर तो चर्चा होनी है। जो हार हुई है उस पर फिर आगे न हम लोग जीते कैसे, उस पर देखिए अनुभवी नेताओं के साथ जो लंबे समय तक, जिसकी उम्र 16 साल से केशव जी अगर संघ में है, तो एक लंबा अनुभव है ना। और अनुभवी नेताओं के साथ लेकर, अनुभव लेकर आगे बढ़ा जा सकता। माननीय ब्रजेश पाठक पुराने साथी रहे हैं, उनसे मिलना है तो आगे हम मित्र हैं। त्रेता में निषाद राज राम के साथ आए थे तो जीत के लिए आए थे, और रावण को हराकर जीत लाई थे, तब राम राज आया था। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत के लिए आए हैं, हार के लिए तो आए नहीं। तो उन्हीं के प्लेटफार्म पर हमें चुनाव लड़ना है, और हम लोगों को उन्हीं के प्लेटफार्म पे, उनके सहयोग से हमको जीत मिलती है। तो मोदी का वीडियो, अमित शाह का वीडियो झूठ भ्रम फैलता रहा, और एक कार्यकर्ता नीचे जाके उसे काउंटर नहीं किए, तो इसे क्या माना जाएगा? उसके लिए तो बातचीत सही बात बताना पड़ेगा, और उस पर दुरुस्त करके तो, और उसके लिए अलग से कोई माने नहीं निकाला जाना चाहिए। 7 सालों में कभी एक सामूहिक तौर पे, कभी लखनऊ मंडल, प्रयागराज मंडल के विधायक एक साथ नहीं मिले। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल हो जाता विधायकों का एक साथ, लेकिन अब देखना बड़ी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ कमियां रही हैं तभी हम लोग हारे हैं। तो हार में भी एक कमी है कि हम लोग एक समूह में मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जीत में बदले। और वोट कहीं जहां भी जीते भी हैं वहां भी वोट कम है, तो इसके मतलब भय और जो भ्रम फैलाने में जो कामयाबी प्राप्त की है समाजवादी पार्टी, तो उसको दूर करने के लिए समूह में प्रयास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम समूह में बैठ के शुरू हो गई। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वाईफाई पासवर्ड मिलता है तो बातें पहुंच जाती हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच में बीजेपी में वाईफाई पासवर्ड का खेल चल रहा है। माननीय मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टावर को ध्वस्त कर दिया था। मतलब कांग्रेस के टावर को ध्वस्त किया था, और उसको ध्वस्त करने में 30 साल लंबा प्रयास किया, और उसमें हम लोग भी सहयोगी रहे, पिछड़ और शोषित बन जाए। लेकिन आज फिर अब टावर वाला जमाना खत्म हो गया, वाईफाई का जमाना आ गया। अब समाजवादी पार्टी खुद ही कांग्रेस की वाईफाई बनी हुई है। अब मुलायम सिंह की कितनी फसल कटवा देती है कांग्रेस को, कितना देती है खेलने के लिए। आज के दिन में उनको खुद सोचना चाहिए अपनी पार्टी में कि कांग्रेस हमारे लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान है। लेकिन कांग्रेस के साथ तो समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक सीटें लेकर के आई। कभी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में इतनी सीटें नहीं है जितनी अखिलेश यादव के इस गठबंधन से आ गई। कांग्रेस एक बड़ी मछली है और समाजवादी एक छोटी मछली है। तो एक तालाब में कैसे किसको रहना होगा वो तो कांग्रेस को समझना होगा ना। थोड़ी सी आंशिक सफलता है, उसको देकर उस सफलता का जो कैश है वो कौन कराता धीरे से, आप देखें धीरे धीरे। तो आज के दिन में ये भी सोचना चाहिए ना कि जिस कांग्रेस ने सपा को कहीं किसी दूसरे प्रांत में न बढ़ने दिया हो, न तो
किसी और दूसरे प्रदेश में नहीं बढ़ पाई समाजवादी पार्टी। और अभी कांग्रेस राष्ट्रीय के नेतृत्व में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है वैसे। अब आए ही तभी तो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक कैसे कांग्रेस ने देश पर राज किया और कैसे लोगों को काम किया। ये संजय निषाद, जिनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव 30 साल तक लड़ते रहे कांग्रेस को खत्म करने में, लेकिन अब अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन से अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के जनाधार को कम कर रहे हैं और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।